हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मास्टाइटिस इन गोट। तो हम गोट में होने वाले मास्टाइटिस के कारण, उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो गोट में जो मास्टाइटिस होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे कि काउज और बफेलोज में होता है। अगर हम काऊ बफेलोज की तुलना शिप गोट से अगर करें तो शिप गोट में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली केसेस हमें मास्टाइटिस के देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू काऊ बफेलोज। अगर हम मिल्किंग के दौरान हाइजीन मेंटेन करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है मास्टाइटिस कंट्रोल करने का। तो अब हम बात करते हैं कि मिल्किंग के दौरान हमें क्या हाइजीन लेनी चाहिए। तो जो मिल्कर होता है, जो दूध निकालने वाला पर्सन होता है, उसके हाथ जो है वो अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेने चाहिए। मिल्किंग से पहले हमें अडर और टीट अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट से धो लेनी चाहिए। उसके बाद में उसको टिश्यू पेपर से या अच्छे स्टराइल कपड़े से उसको पोंछ लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। उसके बाद में दूध निकाल लेने के बाद जो क्लोरहेक्सिडिन या फिर आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसमें उस टीट को डुबाना चाहिए, ताकि हम जो बैक्टीरिया होते हैं अडर में इन्फ्लामेशन करने वाले या अदर वायरस फंगस होते हैं उनकी एंट्री हम टीट कैनाल में होने से रोक सके। साथ ही में सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि एक काले बॉटम वाला मग लेना है। उसमें हर रोज़ हमें दूध निकाल कर देखना है उसमें कहीं पस तो नहीं, कहीं ब्लड तो नहीं, कहीं कुछ क्लॉट तो नहीं है। ये हम अगर डेली रूटीनली चेक करते हैं तो हमें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का भी पता चल सकता है और हम उसको और ज़्यादा बढ़ने से बचा सकते हैं। ज़्यादातर गोट में जो मास्टाइटिस होता है वो पोस्टमार्टम होता है, यानी कि कीड़िंग के बाद होता है। वैसे तो जो इन्फेक्शन है वो जस्ट बिफोर कीड़िंग, यानी कि कीड़िंग के कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ओनर को ऐसा लगता है कि गोट प्रेग्नेंट है तो उसमें वो अडर इडेमा होगा और वो उसको इग्नोर करते हैं। और कीड़िंग के बाद जब स्वेलिंग दिखती है अडर पे तब उनको पता चलता है, लेकिन तब तक मास्टाइटिस जो है वो क्रॉनिक हो चुका होता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोट के मास्टाइटिस के कारणों की। तो सबसे पहले आता है मोस्ट प्रिवेलेंट और परसिस्टेंट इन्फेक्शन करने वाला ग्राम नेगेटिव कोएगुलेज स्टेफाइलोकोक्काई बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेप्टोकोक्कस, जो कि दोनों भी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में पाया जाता है, बट ये लेस फ्रिक्वेंट है। दूसरा आता है माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, प्राइमरीली माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स और माइकोप्लाज्मा प्यूटरफेसियंस। और तीसरा आता है जो कैफराइन आर्थराइटिस और इंसेफेलाइटिस होता है, तो उसमें भी मास्टाइटिस के साइंस दिखते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्कस और गैलेक्सिया भी एक मास्टाइटिस का कारण है गोट में, लेकिन वो उतना कॉमनली नहीं देखा जाता है। गोट में सबसे सीवियर मास्टाइटिस जो होता है वो होता है गैंग्रीनस मास्टाइटिस, जो कि होता है ई कोलाई, सुडोमोनास ओरिजिनोसा, स्टेफाइलोकोक्कस ऑरियस और क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस जैसे बैक्टीरिया से। तो अब हम बात करते हैं मास्टाइटिस के लक्षणों की। जब गोट में मास्टाइटिस हो जाएगा तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई मिलेगा, जो 105 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। उसकी जो अडर और टीथ है वो सॉलन होंगे, हॉट और पेनफुल होंगे, और जब हम उसके अडर को टच करेंगे तो उसको पेन फील होगा। पशु खाना पीना कम कर देगा या बंद कर देगा। तो ये लक्षण हमें मास्टाइटिस में देखने को मिलेंगे। साथ ही में हमें उसके मिल्क में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसके मिल्क में कुछ क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकते हैं, या जो मिल्क है वो येलोविश कलर का हो सकता है। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में हमें कोई विजिबल चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट जो होता है, तो उससे ही हमें सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का पता चलेगा।
तो अब हम बात करते हैं मास्टाइटिस के ट्रीटमेंट की। तो मास्टाइटिस में गोट में अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो है एमोक्सिसिलिन विद सेल्बैक्टम। तो एमोक्सिसिलिन विद सेल्बैक्टम का जो भी इंजेक्शन आपको अवेलेबल होगा, जैसे कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं मेरे पास जो एमोक्सिसिलिन और सेल्बैक्टम का इंजेक्शन है यूनिरेम ऑक्सीएक्स नाम से, तो उसको 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रामेमोरी दोनों रूट से यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको एंटीहिस्टामिनिक जो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट होता है वो भी इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है। और विटामिन ई और सेलेनियम का जो इंजेक्शन आता है, जैसे कि आप ये स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं रिप्रोनॉल इंजेक्शन, ये 25 से 50 kg बॉडी वेट के लिए 1 ml स्ट्रिक्टली सबकट लगाना है। इसको आपको IM या IV किसी भी रूट से नहीं लगाना है, इसको सिर्फ सबकट रूट से लगाना है। और साथ में हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होता है तो वो स्टेरॉयड या नॉन स्टेरॉयड आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेरॉयड यूज़ करना है तो उसको सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ करना है, ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करना है। या तो फिर आप ये जो स्प्रे देख रहे हैं विस्प्रेक एडवांस स्प्रे या फिर विस्प्रेक एडवांस जो ऑइंटमेंट है, उस दोनों में से किसी एक का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो अडर पर स्वेलिंग है, जो क्रैक्स आए हैं उसको रिपेयर करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप दूसरा एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहते हैं तो जेंटामाइसिन 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं। साथ में इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन भी उसका दे सकते हैं और साथ ही में जो बाकी ट्रीटमेंट है वो भी करना है। मास्टाइटिस में इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हम ये इंजेक्शन रिप्रोनॉल उसमें लगाना फ़ायदेमंद होता है, जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी एनहांसर है। तो हमें रिप्रोनॉल इंजेक्शन सिर्फ 1 बार लगाना है और बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। ये तो हो गई एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात। अब हम इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो पहला ट्रीटमेंट का तरीका है, इसमें हमें ये जो स्क्रीन की साइड में आप देख रहे हैं टी ट्री ऑयल, इसको एक दूसरे ऑयल में जैसे कि कोकोनट ऑयल में 2-3 बूंद इसकी मिक्स करनी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टी ट्री ऑयल होता है वो टीथ को ड्राई कर देता है, उस पर क्रैक आ सकती है, इसलिए उसको हमें दूसरे ऑयल में यानी कि कोकोनट ऑयल में 2-3 बूंद मिलाना है और उसको सिर्फ अडर पे दिन में 2 से 3 बार लगाना है। उसको टीथ पे नहीं लगाना है ताकि जब बकरी के बच्चे उसका दूध पीने जाए तो वो उनके पेट में नहीं जाना चाहिए। तो इसको हमें जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती तब तक लगातार लगाते रहना है। तो दूसरा जो तरीका है तो वो कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये जो आप प्रोबायोटिक का पाउडर देख रहे हैं और जेल भी देख रहे हैं, तो सिर्फ इसको देकर ही हम मास्टाइटिस को ठीक कर सकते हैं या फिर इसको एंटीबायोटिक के साथ भी दे सकते हैं। तो ये जो पाउडर है वो आप पर हेड 5 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं और ये जो पेस्ट है वो 5 ml पर हेड पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। ये 4 से 5 दिन तक ऐसा हम कर सकते हैं। अब तीसरा जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है कि जो लहसुन होता है उसकी 4 से 5 कलियां लेनी है, जिसके छिलके भी उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छिलकों में भी कुछ हिडन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है और उसमें 3 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। अगर ये आप साइड में ये जो हल्दी देख रहे हैं ऐसी
हल्दी अगर आप फ्रेशली पीस कर लेते हैं तो उससे भी अच्छा है। तो और इसमें 5 चम्मच शहद मिलाना है और इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तीनों मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना है। और दूसरे बाउल में आपको क्या करना है कि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो लेना है 2 कप, और उसमें जो थोड़ा दाना आप बकरी को खिलाते हैं वो लेना है, और उसमें थोड़ा कुछ मिनट के लिए उसको भिगोकर साइड में रख देना है। और फिर बाद में जो ये हल्दी, लहसुन और हनी का जो यानी कि शहद का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इस दाने के इसमें मिक्स करना है और वो उसको खिलाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।